नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और उत्साह से भरे हुए होंगे। आज हम सामाजिक विज्ञान के एक बहुत ही रोचक अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के कुछ भागों में साल भर गर्मी रहती है, कुछ स्थानों पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि राजस्थान के रेगिस्तान में गर्म हवाएं चलती हैं, जबकि हिमालय की ऊंची चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं? और भारत में हर वर्ष आने वाला मानसून हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इन सभी रोचक प्रश्नों के उत्तर हमें इसी अध्याय में मिलने वाले हैं। इस अध्याय में हम वेदर, सीजन्स और क्लाइमेट के बीच का अंतर समझेंगे। हम जानेंगे कि मौसम क्या होता है, ऋतुएं कैसे बदलती हैं और जलवायु किसे कहते हैं। इसके बाद हम भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जलवायु का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, हवाएं तथा भू आकृति जैसे कारक किसी स्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। हम मानसून के बारे में भी विस्तार से जानेंगे, क्योंकि मानसून भारत की कृषि, अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। अध्याय के आगे के भाग में हम बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे तथा समझेंगे कि जलवायु को समझना इन आपदाओं से बचाव में कैसे सहायता करता है। अंत में हम वर्तमान समय के सबसे महत्वपूर्ण विषय क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया है। तो बच्चों, अपनी पुस्तक खोलिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और इस रोचक यात्रा में मेरे साथ जुड़ जाइए। आइए अब हम अध्याय क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। Weather, seasons and the climate. Climate is a word people use in everyday conversations, but quite often what they really mean is weather and not climate. What's the difference? Weather is what we experience every hour or day. It might be raining, or there could be bright sunshine, a lot of wind, etc. The weather keeps changing. Climate, on the other hand, is the pattern of weather an area or a region experiences over a long period of time, several decades at least. This pattern varies from region to region. बच्चों, हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में अक्सर क्लाइमेट यानी जलवायु शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में कई बार हम जलवायु नहीं बल्कि वेदर यानी मौसम की बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। मौसम वह होता है जिसे हम हर दिन या हर घंटे अनुभव करते हैं। कभी बारिश होती है, कभी तेज धूप निकलती है, तो कभी तेज हवा चलती है। मौसम लगातार बदलता रहता है। लेकिन जलवायु किसी क्षेत्र के मौसम का कई वर्षों या दशकों तक रहने वाला सामान्य स्वरूप होता है। अर्थात किसी स्थान पर लंबे समय तक मौसम का जो पैटर्न देखने को मिलता है, उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। यही कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु भी अलग अलग होती है। Before we come to the various types of climates, let us briefly stop to introduce seasons. Seasons occur as the earth revolves around the sun. Each season lasts for a few months and recurs every year. As we know, there are several seasons in the year: spring, summer, monsoon, autumn, and winter that occur in a cycle. Are seasons related to the weather or to the climate? The answer is to both. अब विभिन्न प्रकार की जलवायु को समझने से पहले आइए ऋतुओं के बारे में जान लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तब अलग अलग ऋतुओं का निर्माण होता है।
प्रत्येक ऋतु कुछ महीनों तक रहती है और हर वर्ष एक निश्चित क्रम में दोबारा आती है। हम जानते हैं कि वर्ष में कई ऋतुएं होती हैं। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, ये सभी एक चक्र के रूप में लगातार आती जाती रहती हैं। अब प्रश्न ये है कि ऋतुओं का संबंध मौसम से है या जलवायु से? उत्तर है दोनों से। The weather changes with the season. That is, it can be dry and hot in the summer months or humid and rainy during the monsoon. Further, the pattern of seasons in a region is closely connected with the climate. There are four main seasons across most regions of the world: spring, summer, autumn, and winter. However, India receives rainfall during a specific period of the year, the rainy season or monsoon, along with the other four. ऋतु बदलने के साथ मौसम भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए गर्मियों में मौसम गर्म और शुष्क हो सकता है, जबकि मानसून के दौरान वातावरण नम हो जाता है और वर्षा होती है। किसी क्षेत्र में ऋतुओं का जो क्रम और स्वरूप होता है, उसका उस क्षेत्र की जलवायु से गहरा संबंध होता है। दुनिया के अधिकांश भागों में 4 मुख्य ऋतुएं पाई जाती हैं: वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु। लेकिन भारत की एक विशेषता है, यहाँ इन 4 ऋतुओं के साथ एक अलग वर्षा ऋतु या मानसून भी होता है, जिसके दौरान देश के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। What's the difference? Weather is what we experience every hour or day. It might be raining, or there could be bright sunshine, a lot of wind, etc. The weather keeps changing. बच्चों, मौसम यानी वेदर वह है जिसे हम रोज महसूस करते हैं। आज बारिश हो सकती है, कल धूप निकल सकती है, परसों तेज हवा चल सकती है। सुबह का मौसम और शाम का मौसम भी अलग हो सकता है, यानी मौसम लगातार बदलता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौसम एक अल्पकालिक स्थिति है। Climate, on the other hand, is the pattern of whether an area or a region experiences over a long period of time, several decades at least. This pattern varies from region to region. दूसरी तरफ क्लाइमेट यानी जलवायु किसी क्षेत्र में कई वर्षों तक रहने वाले मौसम के सामान्य स्वरूप को कहते हैं। यह 1-2 दिन या 1-2 महीने की बात नहीं होती। जलवायु को समझने के लिए वैज्ञानिक कई दशकों तक मौसम का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान को हम शुष्क और गर्म क्षेत्र के रूप में जानते हैं, जबकि मेघालय अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यही जलवायु का अंतर है। सीजन्स ऋतुएं। Before we come to the various types of climates, let us briefly stop to introduce seasons. अब जलवायु के प्रकारों को समझने से पहले हमें ऋतुओं के बारे में जानना होगा। ऋतुएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। Seasons occur as the earth revolves around the sun. Each season lasts for a few months and recurs every year. जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तब अलग अलग ऋतुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक ऋतु कुछ महीनों तक रहती है और हर वर्ष दोबारा आती है। यही कारण है कि हर साल गर्मी, बारिश और सर्दी का मौसम आता है। As we know, there are several seasons in the year: spring, summer, monsoon, autumn and winter that occur in a cycle. हम जानते हैं कि वर्ष में कई ऋतुएं होती हैं। स्प्रिंग वसंत ऋतु, समर ग्रीष्म ऋतु, मानसून वर्षा ऋतु, ऑटम शरद ऋतु, विंटर शीत ऋतु। ये सभी ऋतुएं एक निश्चित क्रम में आती हैं और लगातार दोहराई जाती हैं। Are seasons related to the weather or to the climate? The answer is to both. अब एक रोचक प्रश्न है, क्या ऋतुओं का संबंध मौसम से है या जलवायु से? उत्तर है दोनों से।
ऋतु बदलने पर मौसम बदलता है और किसी क्षेत्र की जलवायु भी उसकी ऋतुओं से प्रभावित होती है। The weather changes with the season. That is, it can be dry and hot in the summer months or humid and rainy during the monsoon. गर्मियों में मौसम गर्म और शुष्क हो सकता है, लेकिन मानसून आने पर वातावरण में नमी बढ़ जाती है और वर्षा होने लगती है। यानी ऋतु के अनुसार मौसम बदलता रहता है। Further, the pattern of seasons in a region is closely connected with the climate. किसी क्षेत्र में ऋतुओं का जो स्वरूप होता है वह उस क्षेत्र की जलवायु से गहराई से जुड़ा होता है। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में ऋतुओं का प्रभाव भी अलग अलग दिखाई देता है। There are four main seasons across most regions of the world: spring, summer, autumn, and winter. However, India receives rainfall during a specific period of the year, the rainy season or monsoon, along with the other four. दुनिया के अधिकांश देशों में चार मुख्य ऋतुएं पाई जाती हैं, लेकिन भारत की एक विशेषता है। भारत में इन चार ऋतुओं के अतिरिक्त एक अलग वर्षा ऋतु या मॉनसून सीजन भी होती है। भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी मानसून पर निर्भर करती है। 6 इंडियन सीजन्स, षट ऋतु। Traditionally, in many parts of India, the year is divided into 6 seasons or ritus: Vasanta, Grama, Var, Harad, Hemanta and Hihir. भारतीय परंपरा में वर्ष को केवल 4 या 5 नहीं, बल्कि 6 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। ये हैं वसंत वसंता, ग्रीष्म ग्रीष्म, वर्षा वर्षा, शरद शरद, हेमंत हेमंत, शिशिर शिशिर। यह ऋतु विभाजन भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। Specific rituals and festivals are associated with these 6 ritus, such as Vasanta Panchami और शरद पूर्णिमा। भारत में कई त्योहार ऋतुओं से जुड़े हुए हैं, जैसे वसंत ऋतु में वसंत पंचमी मनाई जाती है। शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और प्रकृति का संबंध कितना गहरा है। सीजन्स एंड लिविंग थिंग्स। If we observe the world around us, we will notice that human, plant and animal life are in rhythm with the ritus or seasons. यदि हम अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मनुष्य, पशु और पौधे सभी ऋतुओं के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। प्रकृति का पूरा जीवन चक्र ऋतुओं से जुड़ा हुआ है। The crops we grow, the food we eat, the clothes we wear and so on change with the season. हम कौन सी फसल उगाते हैं, क्या भोजन करते हैं और कौन से कपड़े पहनते हैं, यह सब ऋतु के अनुसार बदलता है। सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हल्के कपड़े पहनते हैं। इसी प्रकार फसलें भी मौसम के अनुसार बोई और काटी जाती हैं। Some trees and shrubs bloom with the onset of Vasanta or spring. वसंत ऋतु आते ही अनेक पौधों और वृक्षों में फूल खिलने लगते हैं। इसी कारण वसंत को फूलों की ऋतु भी कहा जाता है। In some places they shed their leaves or change their color as शरद और autumn approaches. शरद ऋतु के आने पर कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली, लाल या नारंगी हो जाती हैं। कई पेड़ अपने पत्ते भी गिरा देते हैं। यह प्रकृति का एक सुंदर परिवर्तन है। Some animals develop thick fur in the cold winter months. सर्दियों में कई जानवर अपने शरीर पर मोटी फर विकसित कर लेते हैं। इससे उन्हें ठंड से बचने में सहायता मिलती है। Recap before moving ahead. Weather is what we experience from day to day. Seasons recur every year and the weather of a place is different in every season.
climate is the long-term pattern in a particular region. तो बच्चों, अब तक हमने 3 महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। पहली, मौसम प्रतिदिन बदलता है। दूसरी, ऋतुएं हर वर्ष एक निश्चित क्रम में आती है। और तीसरी, जलवायु किसी क्षेत्र के मौसम का दीर्घकालिक स्वरूप है। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया। We have often seen how India is a land of diversity. This is equally true of its climate. भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यह बात भारत की जलवायु पर भी लागू होती है। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। In the north, the Himalayan mountains have an alpine climate with cold, snowy winters and cool summers. हिमालयी क्षेत्रों में अल्पाइन क्लाइमेट पाई जाती है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है और गर्मियाँ भी ठंडी रहती हैं। इसलिए यहाँ लोगों को मोटे ऊनी कपड़े पहनने पड़ते हैं। Lower in the Himalayas and in many hilly areas of India, the climate is often said to be temperate. हिमालय की निचली पहाड़ियों और भारत के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में टेम्परेट क्लाइमेट पाई जाती है। यहाँ न तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अत्यधिक ठंड। इसी कारण शिमला, नैनीताल और दार्जिलिंग जैसे हिल स्टेशन लोकप्रिय हैं। In the northern plains, the climate is subtropical with very hot summers and cold winters. उत्तर भारत के मैदानों में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है। यहाँ गर्मियाँ बहुत गर्म और सर्दियाँ काफी ठंडी होती हैं। यहीं भारत का अधिकांश गेहूं पैदा किया जाता है। In the west, the Thar desert has an arid climate featuring extremely hot days, cool nights and very little rainfall. थार मरुस्थल में एरिड क्लाइमेट पाई जाती है। यहाँ दिन बहुत गर्म और रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं। वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए लोगों ने जल संरक्षण की विशेष तकनीकें विकसित की हैं। The western coastal strip receives heavy rainfall during monsoon months, creating a tropical wet climate, which is favorable to the growing of rice and spices. बच्चों, अब हम भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पश्चिमी तट, विशेषकर केरल, कर्नाटक और गोवा के क्षेत्रों में मानसून के दौरान बहुत अधिक वर्षा होती है। लगातार और प्रचुर मात्रा में होने वाली यह वर्षा यहाँ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का निर्माण करती है। ऐसी जलवायु धान, काली मिर्च, इलायची, लौंग और अन्य मसालों की खेती के लिए बहुत अनुकूल होती है। यही कारण है कि भारत का यह क्षेत्र मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। The Central Deccan Plateau has a semi-arid climate with hot summers, mild winters, and moderate rainfall during the rainy season. अब पुस्तक दक्कन के पठार की बात करती है। दक्कन का पठार भारत के मध्य और दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। यहाँ सेमी एरिड क्लाइमेट यानी अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में गर्मियाँ काफी गर्म होती हैं, लेकिन सर्दियाँ बहुत कठोर नहीं होती। वर्षा ऋतु के दौरान यहाँ मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। इसलिए यहाँ की कृषि पूरी तरह वर्षा पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि कई स्थानों पर सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। ईस्टर्न इंडिया एंड द सदर्न पेनिसुला एक्सपीरियंस a tropical climate with a mild winter and distinct wet and dry periods controlled by monsoon winds. पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में सामान्यतः ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ सर्दियाँ बहुत हल्की होती हैं और पूरे वर्ष अत्यधिक ठंड नहीं पड़ती। यहाँ वर्ष के कुछ महीनों में अच्छी वर्षा होती है, जबकि कुछ समय मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहता है।
इन परिवर्तनों को मुख्य रूप से मानसूनी हवाएं नियंत्रित करती हैं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। नोट: You will understand later the meaning of the terms tropical and subtropical, which are related to two spatial parallels of latitude called the tropics. यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल शब्द वास्तव में पृथ्वी के विशेष अक्षांशीय क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। इनका संबंध कर्क रेखा और मकर रेखा जैसे विशेष अक्षांशों से है। जैसे जैसे आप भूगोल में आगे पढ़ेंगे, आपको इन शब्दों का वैज्ञानिक अर्थ और अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। फैक्टर्स डिटरमिनिंग द क्लाइमेट। What creates those different climates? There are many factors at work. Some are general ones on the scale of the planet, while others are regional or even local. Let's examine a few. अब तक हमने भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जलवायु के बारे में पढ़ा, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आखिर ये अलग अलग जलवायु बनती कैसे हैं? क्यों कहीं बहुत अधिक वर्षा होती है, कहीं मरुस्थल है, कहीं बर्फ पड़ती है और कहीं पूरे वर्ष गर्मी रहती है? पुस्तक बताती है कि इसके पीछे अनेक कारक कार्य करते हैं। कुछ कारक पूरे पृथ्वी स्तर पर प्रभाव डालते हैं, जबकि कुछ केवल किसी विशेष क्षेत्र या स्थान पर। अब हम इन कारकों को एक एक करके समझेंगे। A latitude. We studied about latitudes in grade 6. Do you remember that latitudes measure the distance from the equator, increasing as we move away from it, either northward or southward? बच्चों, आपने कक्षा 6 में अक्षांशों के बारे में पढ़ा था। अक्षांश हमें यह बताते हैं कि कोई स्थान भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर से कितनी दूरी पर स्थित है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में दूर जाते हैं, अक्षांश का मान बढ़ता जाता है। While the climate around the equator is extremely hot, as the latitude increases, it becomes temperate and then cold or frigid. भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र बहुत अधिक गर्म होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं, तापमान कम होने लगता है। पहले समशीतोष्ण जलवायु मिलती है और फिर अत्यधिक ठंडे क्षेत्र आने लगते हैं। इसी कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है। Places near the equator, that is, at low latitudes, are warmer, while those near the poles, high latitudes, are colder. सरल शब्दों में कहें तो कम अक्षांश वाले क्षेत्र अधिक गर्म होते हैं, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र अधिक ठंडे होते हैं। यही अक्षांश का प्रभाव है। इंग्लिश रीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक। दिस हैपन्स ड्यू टू द एंगल एट विच द सन्स रेज हिट अ पर्टिकुलर एरिया। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका कारण सूर्य की किरणों का पृथ्वी पर पड़ने का कोण है। यानी सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर किस प्रकार गिर रही हैं। At the equator, the rays are nearly perpendicular, and so all their energy is focused on a smaller area of the Earth's surface. भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। इस कारण सूर्य की पूरी ऊर्जा छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है। फलस्वरूप वहां अधिक गर्मी प्राप्त होती है। In the polar regions, the rays are inclined or oblique and the energy is distributed over a larger surface. इसके विपरीत ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वही ऊर्जा बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। फलस्वरूप प्रति इकाई क्षेत्र कम ऊष्मा प्राप्त होती है और तापमान कम रहता है। Moreover, they have to pass through more of the Earth's atmosphere, which further dissipates their energy. एक और कारण है, ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल की अधिक मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान उनकी कुछ ऊर्जा वायुमंडल में ही बिखर जाती है, इसलिए पृथ्वी की सतह तक कम ऊष्मा पहुंचती है। As a result, the polar regions receive less heat than
द इक्वेटोरियल जोन। इन्हीं कारणों से ध्रुवीय क्षेत्रों को भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम ऊष्मा प्राप्त होती है। We can see this in India too. Kanyakumari and the Nicobar Islands, being close to the equator, are warm or hot almost throughout the year, whereas places in the north, such as Srinagar, are much cooler. भारत में भी हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। कन्याकुमारी और निकोबार द्वीप समूह भूमध्य रेखा के अपेक्षाकृत निकट है, इसलिए वहां लगभग पूरे वर्ष गर्म मौसम रहता है, जबकि श्रीनगर जैसे उत्तरी क्षेत्र अधिक ठंडे रहते हैं। इस प्रकार अक्षांश किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। एल्टीट्यूड, ऊंचाई। वी मेंशन हिल स्टेशंस अबव, which are popular tourist centers because of their cooler climate. India has many including Munnar, Theni, Udghamandalam Ooty, Madikeri, Mahabaleshwar, Mount Abu, Shimla, Nainital, Darjeeling, Tawang, Shillong, etc. बच्चों, आपने देखा होगा कि गर्मियों की छुट्टियों में लोग अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाते हैं। मुन्नार, ऊटी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग और शिलांग जैसे हिल स्टेशन पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। इन स्थानों की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ का मौसम मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक ठंडा और सुहावना रहता है। इसी कारण ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गए हैं। We know they are located at a higher altitude than the plains below, but how does that explain their cooler temperature? अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। ये पहाड़ी क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, लेकिन केवल ऊंचाई बढ़ जाने से तापमान कम क्यों हो जाता है? यही बात पुस्तक हमें समझाना चाहती है। To keep things simple for now, the temperature decreases as the altitude increases because, सरल शब्दों में कहें तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता जाता है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। आइए उन्हें समझते हैं। 1. The atmospheric pressure and therefore the air density decreases as the altitude increases, and as the air gets less dense, it gets cooler. पहला कारण है वायुदाब और वायु का घनत्व। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायुदाब कम होने लगता है, वायु भी कम घनी हो जाती है। कम घनत्व वाली वायु में ऊष्मा को बनाए रखने की क्षमता कम होती है, इसलिए ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घट जाता है। 2. The sun heats the surface of the earth, and so the farther away from the surface, the less hot the air will be. दूसरा कारण यह है कि सूर्य सबसे पहले पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, फिर पृथ्वी की सतह आसपास की हवा को गर्म करती है। इसलिए जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से दूर जाते हैं हवा का तापमान कम होता जाता है। The Himalayas are so high that many peaks maintain a temperature below water's freezing point, keeping them covered in snow. हिमालय की ऊंचाई इतनी अधिक है कि वहां की कई चोटियों का तापमान पूरे वर्ष पानी के जमने के बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। इसी कारण वे हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। यही वजह है कि हिमालय को भारत का हिम मुकुट भी कहा जाता है। उदगमंडलम ऊटी एंड कोयम्बटूर आर ऑलमोस्ट एट द सेम लैटिट्यूड। The range of summer temperatures in Ooty is 10-25 degrees Celsius, while that in Coimbatore is 25-38 degrees Celsius. Why do you think there is such a difference? यह पुस्तक हमें सोचने के लिए कहती है। ऊटी और कोयम्बटूर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। फिर भी ऊटी का तापमान काफी कम रहता है, जबकि कोयम्बटूर अधिक गर्म रहता है। इसका कारण अक्षांश नहीं बल्कि ऊंचाई है। ऊटी पहाड़ों पर स्थित है, जबकि कोयम्बटूर अपेक्षाकृत नीचे स्थित है।
इसलिए ऊटी का मौसम ठंडा रहता है। सी प्रॉक्सिमिटी टू द सी, समुद्र से निकटता। टेम्परेचर्स इन कोस्टल एरियाज डू नॉट वेरी मच। द समर्स आर नॉट टू हॉट एंड द विंटर्स आर नॉट टू कोल्ड। अब हम एक और महत्वपूर्ण कारक की बात करते हैं, समुद्र से निकटता। समुद्र के पास स्थित क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक नहीं बदलता। गर्मियां बहुत गर्म नहीं होती और सर्दियां भी बहुत ठंडी नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों का मौसम सामान्यतः संतुलित रहता है। दैट इज बिकॉज द सी एक्ट्स एज अ मॉडरेटर फॉर द टेम्परेचर। इसका मुख्य कारण समुद्र है। समुद्र तापमान को नियंत्रित या संतुलित करने का कार्य करता है। इसीलिए समुद्र के किनारे बसे शहरों में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहता है। द रिजल्ट इज दैट दोज रीजन्स टेंड टू बी मोर टेम्परेट। इस कारण तटीय क्षेत्रों में समशीतोष्ण या संतुलित जलवायु विकसित होती है। तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता। As you move inland from the coast, the temperatures get more extreme. Summer temperatures will be higher and winter temperatures lower. लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र से दूर अंदरूनी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, तापमान में अंतर बढ़ने लगता है। गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक ठंड महसूस होती है, यानी मौसम अधिक चरम या एक्सट्रीम हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, मुंबई एंड नागपुर आर लोकेटेड एट ए सिमिलर लैटिट्यूड हुई। इसका एक अच्छा उदाहरण मुंबई और नागपुर है। दोनों लगभग समान अक्षांश पर स्थित हैं। फिर भी मुंबई में गर्मियां अपेक्षाकृत ठंडी और सर्दियां हल्की रहती हैं, क्योंकि वह समुद्र के निकट है। दूसरी ओर नागपुर समुद्र से दूर है, इसलिए वहां गर्मियों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और सर्दियों में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस प्रकार समुद्र की निकटता जलवायु को गहराई से प्रभावित करती है। डी विंड्स, हवाएं। विंड कैन मूव मासेस ऑफ वार्मर और कूलर एयर। अब हम हवाओं की भूमिका को समझते हैं। हवाएं केवल चलती हुई हवा नहीं है, वे अपने साथ गर्म या ठंडी वायु के बड़े समूहों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। इसलिए वे किसी क्षेत्र के तापमान को बदल सकती हैं। स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ऑफन रिसीव विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अक्सर पश्चिम दिशा से हवाएं आती हैं। इन हवाओं का जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। Having traveled over the deserts of Arabia to Afghanistan, they bring dry and hot air that causes severe heat waves in summer. ये हवाएं अरब और अफगानिस्तान के शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों से होकर आती हैं, इसलिए इनमें नमी बहुत कम होती है और ये अत्यधिक गर्म होती हैं। गर्मियों में यही हवाएं भीषण लू और हीट वेव का कारण बनती हैं। इन विंटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम अक्रॉस द हिमालयास क्रीप इनटू द हिमालयन फुटहिल्स, रिजल्टिंग इन कोल्ड वेव्स। सर्दियों में स्थिति बदल जाती है। हिमालय के पार से आने वाली ठंडी हवाएं उत्तरी भारत में प्रवेश करती हैं। इनके कारण कई क्षेत्रों में शीतलहर या कोल्ड वेव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। Winds affect not only temperature but also humidity and in turn precipitation. हवाएं केवल तापमान को ही प्रभावित नहीं करती, वे आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी और वर्षा को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करने में हवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। Winds coming from the sea bring moisture over the land, which may result in rainfall. समुद्र से आने वाली हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती हैं। जब यह नमी संघनित होती है, तब बादल बनते हैं और वर्षा होती है। यही प्रक्रिया मानसून वर्षा का आधार है।
We will soon see the case of the monsoon winds. आगे के भाग में हम विस्तार से मानसूनी हवाओं का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि वे भारत की जीवन रेखा क्यों मानी जाती है। टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति। Finally, the topography of a region also plays an important role in determining its climate. अब हम अंतिम प्रमुख कारक की बात करते हैं, स्थलाकृति या टोपोग्राफी। किसी क्षेत्र की भौतिक बनावट जैसे पर्वत, पठार, घाटियां और मैदान उसकी जलवायु को प्रभावित करती है। For instance, the Himalayas and the Karakoram ranges protect, to some extent, the Indian subcontinent from the winds of the cold deserts of Central Asia. उदाहरण के लिए, हिमालय और काराकोरम पर्वतमालाएं भारत के लिए प्राकृतिक दीवार का काम करती हैं। वे मध्य एशिया की अत्यंत ठंडी हवाओं को सीधे भारत में प्रवेश करने से काफी हद तक रोकती हैं। यदि ये पर्वत न होते तो भारत की जलवायु आज की तुलना में कहीं अधिक ठंडी होती। The nearly flat topography of the Thar Desert, on the other hand, has nothing to protect it from hot and dry winds. दूसरी ओर थार मरुस्थल का क्षेत्र लगभग समतल है। वहां ऐसी कोई बड़ी पर्वत श्रृंखला नहीं है जो गर्म और शुष्क हवाओं को रोक सके। इसी कारण वहां अत्यधिक गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है। In the next section, we will see the role of the Western Ghats in India's southwest monsoon. आगे हम पढ़ेंगे कि पश्चिमी घाट की पर्वतमालाएं मानसून की वर्षा को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। Putting it all together, the climate of any region is determined collectively by all the above factors. अब तक हमने जिन सभी कारकों को पढ़ा, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, हवाएं और स्थलाकृति, ये सभी मिलकर किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्माण करते हैं। कोई भी एक कारक अकेले जलवायु निर्धारित नहीं करता। Describing the climate involves a description of the patterns of temperature, precipitation and wind conditions in a region over 3 decades or more. जब वैज्ञानिक किसी क्षेत्र की जलवायु का अध्ययन करते हैं, तो वे कम से कम 30 वर्षों या उससे अधिक समय के तापमान, वर्षा और हवाओं के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। तभी किसी क्षेत्र की वास्तविक जलवायु निर्धारित की जाती है। माइक्रोक्लाइमेट। A microclimate is a climate localized in a small area which differs from the climate in a surrounding region. अब एक नया शब्द आता है, माइक्रोक्लाइमेट। इसका अर्थ है किसी छोटे क्षेत्र की ऐसी विशेष जलवायु जो आसपास के क्षेत्रों की जलवायु से अलग हो। इंग्लिश रीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक। फॉर इंस्टेंस, enclosed valleys and some forests have microclimates of their own. कुछ घाटियां और घने वन अपने आसपास के क्षेत्रों से अलग जलवायु विकसित कर लेते हैं। इन्हें माइक्रोक्लाइमेट कहा जाता है। सो डू अर्बन हीट आइलैंड्स। बड़े शहरों में भी माइक्रोक्लाइमेट विकसित हो सकता है। जहां बहुत अधिक कंक्रीट, सड़कें और इमारतें होती हैं तथा हरियाली कम होती है, वहां गर्मी फंस जाती है। ऐसे क्षेत्र को अर्बन हीट आइलैंड्स कहा जाता है। माइक्रोक्लाइमेट्स कैन इन्फ्लुएंस द लोकल फ्लोरा एंड फोना, द क्रॉप्स ग्रोन एंड इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेल-बीइंग। ए माइक्रोक्लाइमेट स्थानीय पौधों, पशुओं, फसलों और यहाँ तक कि मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए छोटे स्तर पर भी जलवायु का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने मौसम, ऋतुओं, जलवायु तथा भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जलवायु के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। हमने यह भी समझा कि अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, हवाएं और भू आकृति जैसे कारक, लेकिन इस अध्याय के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विषय अभी शेष हैं। अगली कक्षा में हम मानसून्स के बारे में,
विस्तार से जानेंगे। हम समझेंगे कि मानसूनी हवाएं कैसे बनती हैं, वे भारत में वर्षा कैसे लाती हैं और भारतीय कृषि तथा अर्थव्यवस्था में उनकी क्या भूमिका है। इसके बाद हम यह भी पढ़ेंगे कि जलवायु हमारे दैनिक जीवन, संस्कृति, त्योहारों और आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार प्रभावित करती है। फिर हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और वनाग्नि के बारे में चर्चा करेंगे तथा जानेंगे कि इन आपदाओं के कारण क्या हैं और इनसे बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। अंत में हम वर्तमान समय के सबसे महत्वपूर्ण विषय जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का अध्ययन करेंगे। हम इसके कारणों, प्रभावों तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले उपायों को समझेंगे। इसलिए अगली कक्षा को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं से इस अध्याय के सबसे रोचक और महत्वपूर्ण विषयों की शुरुआत होगी। तब तक के लिए अध्याय का पुनरावर्तन कीजिए, अपने नोट्स तैयार रखिए और सीखते रहिए। धन्यवाद बच्चों। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार।